नमस्कार साथियों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम रीट 2021 के मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यह मॉडल पेपर L1 वालों के लिए क्रिएट किया गया था। तो साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने किसी भी प्रश्न के डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल अक्षर में दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर इसे सब्सक्राइब कर लें तथा पास में आने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने अन्य जो भी सहपाठी हैं उनको भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं एक एक प्रश्न को। साथियों, इस पेपर में जो अंकगणित के सवाल हैं उनका हम सॉल्यूशन करके यहाँ देखने वाले हैं और जो बाकी अन्य थ्योरिकल टाइप के प्रश्न हैं उनके केवल आंसर ही यहाँ बताए जाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा विस्तार पूर्वक आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उन प्रश्नों को कहीं भी गाइड या आदि में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अंकगणितीय सवाल होते हैं उनका कैलकुलेशन आप गाइड में देख करके सही से नहीं समझ पाते हैं। तो जो गणितीय सवाल हैं अंकगणित के उनका हम विश्लेषण यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1620 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है n-2 गुणा 180 बराबर सभी आंतरिक अंतः कोणों का योगफल। ये एक सूत्र होता है। तो यहाँ देखिए, सभी अंतः कोण हैं उनका योगफल दिया हुआ है 1620 डिग्री। इसको हम बराबर में रख देंगे और यहाँ n है वो भुजाओं की संख्या है। तो अब देखिए, इसको सरल करते हैं। n-2 और 180 है उसका हम पक्षांतरण कर देंगे तो ये यहाँ गुणा में है तो इस तरफ जाकर के भाग में हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और 18 का भाग 162 में देंगे तो आएगा n, और इस तरफ बचा था n-2। अब है जो -2 है उसका भी हम पक्षांतरण कर देंगे तो पक्षांतरण करने पर ये 9 में प्लस हो जाएगा और 9 और 2 11 कितने होते हैं 11। तो यानी ऐसे जो बहुभुज हैं जिनके आंतरिक कोणों का योगफल 1620 डिग्री होता है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 11 होती है, जो आपके फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। और साथियों, अपने आंसर हैं वो भी साथ साथ में कमेंट करते चलें और जब आपको सभी सवालों के आंसर मिल जाएं तो अपना स्कोर है वो जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया था 3x + 4 और 2x - 9 दो संपूरक कोण है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री जिन दो कोणों का योग हो तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ x का मान बताइए। तो यहाँ देखिए, दो कोण दिए गए हैं 3x + 4 और फिर दूसरा कोण दिया गया है 2x - 9। जब इन दोनों का योग करते हैं तो वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ देखिए 3x और 2x हैं तो ये हो गए 5x, और यहाँ प्लस के 4 हैं और माइनस के 9 हैं तो माइनस के 5 यहाँ बच जाएंगे बराबर 180। अब 5x बराबर 180 में ये 5 है वो प्लस हो जाएंगे पक्षांतरण करने पर तो होगा 185, और अब इसे 5 का है वो भी हमें पक्षांतरण कर देंगे सॉरी, थोड़ी सी टेक्निकल है मिस्टेक हो गई, इश्यू के कारण से आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। यहाँ देखिए
यहाँ से ये 5 है उसको हम कैंसिल कर देते हैं और इसका पक्षांतरण करेंगे तो बटा में आ जाएगा ये 5। अब जब 185 है उसमें हमें 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 17 पंजे 5 तिये 15 और बच जाएंगे 3 35 हो जाएंगे, 7 पंजे 35 यानी 37 डिग्री आएगा अक्ष का मान। यहाँ अक्ष का मान ही पूछा गया है और अक्ष का मान 37 डिग्री है, वो इस फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से आपको ये 2 का सवाल हल करना था। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल है दिया गया है, ये एक संख्या दी गई थी 9,37,521 में 7 के स्थानीय मान और फलक के मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए स्थानीय मान का आपको पता ही है, ये 7 अंक है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा आपका 7,000। और फलक के मान, तो फलक वो होता है जैसे ये 7 है तो इस 7 अंक की वैल्यू कितनी है, तो 7 अंक की वैल्यू है वो 7 है। तो अब इसको हमें जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 6,993। यही आपको बताना था जो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट फोर्थ आंसर देखिए साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और जब हम आपके लिए इतना सब कुछ फ्री में कर रहे हैं तो इतना फर्ज तो आपका भी बनता है। अब देखिए चौथा जो सवाल है उसको हम देखते हैं। 672 गुणा 36 गुणा 25 का गुणन किसके बराबर है। तो यहाँ देखिए 5 दिनों में सेकंड की संख्या, 1 सप्ताह में सेकंड की संख्या और 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या और 60 दिनों में घंटों की संख्या। तो आप इन सब को करके देख सकते हैं। मैं जो डायरेक्ट आंसर वाला ऑप्शन है उसकी ही मैं चर्चा कर लेता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो ये बी का होगा, 1 सप्ताह में सेकंड की संख्या। तो देखिए कैसा होता है, 1 सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं, और 1 दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं, और 1 घंटे में सेकंड कितनी मिनट होती हैं, 60 है, और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो इन सब का गुणा है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए ये 7 गुणा 24 है और गुणा इसको हमें इस तरह से करेंगे 3600 हो जाएगा। अब 7 गुणा 24 है और इस 36 की जगह हम रख देते हैं 36 गुणा 100, ये हम इसको रख देते हैं। और फिर देखिए यहाँ 7 गुणा 24 गुणा 36 और अब ये जो 100 है इसकी जगह भी हम रख देते हैं 4 गुणा 25। अब यहाँ देखिए हमें 36 लेना है तो ये 36 आ गया और ये 36 यहाँ से ले लिया और ये 25 ले लेंगे, तो 36 गुणा 25। अब बच गई कितनी संख्याएं, 7 गुणा 24 गुणा 4। अब इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो इसकी जगह आता है 672 और 36 गुणा 25। तो ये आपका कैलकुलेशन बी वाला है वो डायरेक्ट सही बैठता है। तो इस तरह से इसका बी आंसर है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है उसमें दिया गया निम्न में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है उसकी बात कर लेते हैं हम। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जो सेंटीमीटर 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 1 मीटर का 100वां हिस्सा होगा। और 1 मिलीलीटर 1 लीटर का 1000वां हिस्सा है। तो 1 लीटर होता है उसमें होते हैं 1000 मिलीलीटर। और जब 1 लीटर की हम बात करें तो वो 100वां हिस्सा नहीं होता है, वो होता है 1000वां हिस्सा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया और इस प्रश्न का यही आंसर है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ दिया गया 1 लाख है 100,000 के बराबर होता है। तो 1 लाख होता है ये आपका, और इसमें 100 तो 100 ये हो गए और उसको 1000 से जब हम गुणा करेंगे तो ये दोनों भी कैलकुलेशन है वो भी बराबर होंगे। अब 1 करोड़ है वो 100 लाख के बराबर होता है। तो यहाँ इनमें एक एक जीरो और बढ़ा दीजिए तो ये आपका ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 3 कथन है वो तो सत्य हैं लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट देखिए छठा। मोहन ने प्रति 2 दर्जन केले
प्रतिदिन 2 दर्जन केले, आधा किलो सेब और 1.5 किलो अन्य फल खरीदता है। यदि आधा दर्जन केले का वजन 750 ग्राम है तो वह प्रतिदिन कितने किलोग्राम केले खरीदता है। तो यहाँ देखिए 1.5 किलो तो यह हो गया और प्लस आधा किलो सेब हो गई, यानी 2 किलो वजन तो ये हो गया फलों का। और यहाँ 2 दर्जन खरीद रहा है केले और एक आधा दर्जन जो केले का वजन है वो है 750 ग्राम। तो 1 दर्जन में हो जाएगा आपका 1.5 किलो और 2 दर्जन है यहाँ, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 3 किलो यह हो गया। 3 और 2 5 किलोग्राम इसे प्रतिदिन है वो सभी जो फल हैं उनका वजन हो जाएगा, यानी वो प्रतिदिन 5 किलोग्राम फल खरीदता है। नेक्स्ट देखिए 7 का प्रश्न है, वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यहाँ एक ये आकृति दी हुई है, एक आलेख दिया हुआ है जिसमें ये TU और जो ये PS भुजा है वो समांतर है। अब यहाँ दिया गया है PQT, ये PQT ये कोण है, ये दिया गया है अक्ष डिग्री का। फिर दिया गया है कोण RQT, यानी ये कोण है वो दिया गया है अक्ष माइनस 60 डिग्री का। तो अब यानी ये दोनों रेखिक युग्म हैं, यानी यहाँ एक ही बिंदु के ऊपर ये बनने वाले सरल रेखा के ऊपर कोण है, तो इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पूछा गया है TUR, यानी ये कोण है वो दिया गया है आपका अक्ष प्लस 50, ये अक्ष प्लस 50 डिग्री दिए गए हैं। तो अब बताना है URS, यानी URS ये कोण है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम यहाँ इस अक्ष का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, अक्ष प्लस अक्ष माइनस 60 और बराबर होता है 180 डिग्री। अब यहाँ अक्ष प्लस अक्ष माइनस 60 है बराबर 180, तो ये हो जाएगा 2 अक्ष बराबर है, ये 60 इस तरफ जाकर के प्लस हो जाएंगे तो 240 हो जाएगा और अक्ष की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 120। तो यानी ये कोण है वो तो हो गया 120 डिग्री का। अब ये जो U कोण है इसकी हम बात कर लेते हैं, इसका मान है अक्ष प्लस 50, तो यानी अक्ष प्लस 50 है, तो यहाँ अक्ष की वैल्यू हमारे पास में 120 आई है, इसमें जब हम 50 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 170 डिग्री। कितना आएगा साथियों 170 डिग्री। अब यहाँ इस URS इस कोण की बात की गई है, तो देखिए जब दो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं और जहां Z की आकृति बन रही हो, कोई त्रियक छेदी रेखा उनको काट रही हो, तो उनसे बनने वाले एकांतर कोण हैं वो बराबर माप के होते हैं। तो यहाँ देखिए ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण हैं, तो जब इसका मान 170 डिग्री है तो इसका मान भी 170 डिग्री होगा, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब यहाँ से देखिए एक समूह में 4 छात्रों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो चारों छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा, इसको हम 4 को 70 से गुणा कर देंगे तो 700 के 28 280 हो जाएगा। यदि एक छात्र समूह छोड़ देता है तो छात्रों का औसत वजन 60 किलोग्राम रह जाता है। एक छोड़ देता है तो 3 छात्र बचे और प्रत्येक का 60 किलोग्राम वजन रहता है, तो यह हो जाएगा 36 18 180 किलोग्राम। तो समूह छोड़ने वाले छात्र का वजन इसमें से घटा लेंगे तो आएगा कितना 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 9 का प्रश्न। अब यहाँ से आगे के 10-12 प्रश्न हैं वो थ्योरिकल टाइप के हैं, तो इनके केवल मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 9 का सवाल है वो देखिए, इनमें से कौन सा कथन गणित के रचनावादी दृष्टिकोण के साथ समझौते में है। गणित अधिगम के तथ्यों के बारे में है, गणितज्ञों को सत्य की खोज करने की आवश्यकता होती है, गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो इसका ये 4th ऑप्शन है वही राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 10 का, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने की पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता है। समूहीकृत डेटा के प्रतिनिधि विश्लेषण, ये कुछ आगे और था इसमें ऑप्शन में, वो टाइप करने से रह गया। और दैनिक जीवन के तार्किक कामकाज और गणितीय सोच के बीच संबंध विकसित करना,
संख्या संचालन करने के मानक एल्गोरिदम के साथ भाषा और प्रतीकात्मक अंकन विकसित करना, भिन्न और साधारण भिन्न क्रम के रूप में पूर्णांक के भाग को दर्शाना। तो इसका जो ये पहला ही ऑप्शन था वो सही था, ये टाइप होने से रह गया। आप इस प्रश्न को है वो गाइड में से सही से देख लें। नेक्स्ट देखिए 11 का प्रश्न, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में गणितीय वार्ता शुरू करनी चाहिए क्योंकि यह छात्रों को चर्चा में संलग्न करता है, जबकि शिक्षक उनके होमवर्क को देख सकता है। वह भाषा गणित को समझने में मदद करती है। गणितीय वार्ता हाल के शैक्षिक भाषण पे जोर पकड़ रही है और बच्चे वैसे भी बात करते हैं, इस तरह है कि वार्ता कुछ अधिक होगी। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो ये होगा 2 का, वह भाषा गणित को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट देखिए 12 का प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी गणित की पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता है? संदर्भों के माध्यम से अवधारणाओं को पेश किया जाना चाहिए। कठोर अभ्यास देने के लिए इसमें केवल कई अभ्यास होने चाहिए। यह आकर्षक और शानदार होना चाहिए। यह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए का होगा, संदर्भों के माध्यम से अवधारणाओं को पेश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट 13वें प्रश्न को देखिए, प्राथमिक चरण पर गणित के रचनात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? सामान्य त्रुटियों की पहचान, प्रक्रियात्मक ज्ञान और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का परीक्षण, छात्रों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, और अधिगम अंतराल और शिक्षण में कमियों की पहचान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये 4th ही होगा, अधिगम अंतराल और शिक्षण में कमियों की पहचान। नेक्स्ट देखिए 14 प्रश्न। 14 का प्रश्न दिया गया है, एक गणित शिक्षक द्वारा बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे का सामना करने के लिए किस प्रकार के सीखने वाले संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है? टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, शारीरिक दंड, 1 व 2 दोनों। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए जो टेप रिकॉर्डर और प्रोजेक्टर हैं उन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो 4th ऑप्शन इस आंसर का, इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट देखिए 15 का, जब 44 लिखने के लिए कहा गया, कक्षा 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? उनकी कॉपियों में उनके उत्तर को सही करके, मूर्त सामग्री का उपयोग करके विनिमय सिद्धांत को समझाएंगे और उन लोगों के साथ उनके समूह बनाए जिन्होंने इसे सही लिखा है और उन्हें सही उत्तर को ज्ञात करने के लिए कहें। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये 2 वाला होगा, मूर्त सामग्री का उपयोग करके विनिमय सिद्धांत को समझाएं। मूर्त का मतलब जिनको बच्चे देख रहे हैं, आप चाहे तो बच्चों के समूह है यानी 44 बच्चे हैं उनको खड़े कर सकते हैं और 22 के 2 के समूह में उनको बांट दीजिए। तो इससे बच्चे हैं वो समझ जाएंगे कि 44 इतने होते हैं और 404 इतने होते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 16 का प्रश्न, प्रारंभिक प्राथमिक वर्षों में अर्थात कक्षा 4 तक गणित सीखने में किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है? अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निदान, संवर्धन कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्यक्रम दक्षताओं को पूरा करना, कक्षा विद्यालय में उपस्थित होने के लिए नियमितता सुनिश्चित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए का ही होगा, अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निदान करना। यानी जो बच्चों के सामने जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं सीखने के लिए उनका हम पता करेंगे और उनका उचित निराकरण करेंगे। नेक्स्ट 17 प्रश्न देखिए, सामान्य तौर पर गणित में 3 संरचनाएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन संरचनाओं में से एक नहीं है? बीजगणितीय संरचना, सामयिक संरचना, ज्यामितीय संरचना और क्रम संरचना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ज्यामितीय संरचना। यानी ज्यामितीय संरचना है वो सामान्य तौर पर गणित की जो 3 संरचनाएं हैं उसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी की बीजगणितीय, सामयिक संरचना और क्रम संरचना ये सब सामान्य तौर पर गणित में आते हैं, ज्यामितीय संरचना नहीं आती हैं।
और ज़्यादातर बच्चे हैं वो सामयिक संरचना और क्रम संरचना है वो आंसर कर रहे हैं, ज्यामितीय संरचना को वो सही मान रहे हैं। ज्यामितीय का मतलब आप रेखा गणित को लेकर के देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए 18 का प्रश्न। आकांक्षा एक अच्छी शिक्षिका बनना चाहती है। एक अच्छी शिक्षक गणित शिक्षक का बनने के लिए उसके पास होना चाहिए संकल्पना का ज्ञान, समझ और वास्तविक जीवन को गणित की सामग्री से संबंधित करने की क्षमता, अच्छा संप्रेषण कौशल और सभी प्रश्नों का ज्ञान, क्षण भर में समस्याओं को हल करने की क्षमता, संख्या प्रणाली, बीजगणित और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, संकल्पना का ज्ञान, समझ और वास्तविक जीवन को गणित की सामग्री से संबंधित करने की क्षमता। नेक्स्ट 19 का देखिए, यहाँ से आपके प्रश्न है वो फिर से अंक गणित के शुरू हो गए हैं, तो अब आपको इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखना है और समझना है। एक कप का मूल्य 80 रुपया है, लेकिन 6 कप वाले एक बॉक्स का मूल्य 400 रुपये है। बॉक्स का पर प्रभावी छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 6 कप हैं और एक कप को हम अलग अलग खरीदते हैं, तो 6 कप का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। और यदि हम बॉक्स को पूरे साथ में खरीदते हैं तो उसका मूल्य कितना है, 400 रुपया। तो हमें छूट कितने की मिली, 80 की मिली। अब ये 80 की छूट है वो हमें कितने के ऊपर मिली, 480 के ऊपर मिली। तो 100 के ऊपर कितनी छूट मिली वो हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ से हम ये 0 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से हम इसमें लगा देंगे 8 का भाग, तो यहाँ तो आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 8 है 6 के 48, 6 आ जाएगा। तो आया कितना हमारे पास में 100/6। अब 100 में 6 का भाग लगा देंगे तो 6 एकम 6, बचेगा 4 40, 6 6 के 36, फिर से 4 बच जाएगा और 40 हो जाएंगे, 6 बच जाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है, यानी 2 अंकों के बाद में 6 आ रहा है, तो इसे दूसरे अंक की जगह हम 7 कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16.67%। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए 20 का प्रश्न। निर्मल 25 रुपए के 10 पेन खरीदता है और 9 पेन 25 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 25 रुपए के 10 पेन खरीदता है, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 25/10, और 9 पेन है वो 25 रुपए में बेच देता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 25/9। अब हम इसको घटा करके क्या ज्ञात कर लेंगे, इनका जो लाभ है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ जो ज़्यादा मूल्य है वो कौन सा होगा, जो लाभ कब होता है, जब ये तो है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य, यानी जब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमारे पास में लाभ आता है। तो 25/9 माइनस 25/10, इसको हम घटा देंगे। तो देखिए यहाँ जब इनका लघुत्तम लेंगे हम तो आएगा 90, और 90 में 9 का भाग देंगे तो आएगा 10, और 10 को जब 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 225, और यहाँ 10 का भाग देंगे 9 आएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 25 में 225। तो यहाँ देखिए 25/90 आ गया, 25/90 ये लाभ आ गया। कितने के ऊपर आया, यानी क्रय मूल्य ये है, तो यानी इसको हम कर देंगे भाग में 25/10 और फिर कर देंगे गुणा 100, तो हमारा प्रतिशत लाभ आ जाएगा। अब देखिए इसको सरल करते हैं, तो 25/90 इसको गुणा में बदलेंगे तो इस तरह से आएगा ये 10/25 और गुणा 100। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से ये 0 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा बचेगा कितना, 100/9%, जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। नेक्स्ट देखिए 21 के प्रश्न में दिया गया है, कितने समय में प्रति वर्ष 4% की दर से 10,000 रुपये की राशि पर 6 वर्ष में 5% की दर से 12,000 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज के समान ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए पहली स्थिति है उसमें हमें समय ज्ञात करना है, तो जो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है मूलधन समय गुणा दर बटे 100, और दूसरी स्थिति है उसमें भी हम यही लिख देते हैं मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, और इनका जो ब्याज होगा वो बराबर होगा। तो पहली स्थिति में है वो हमारे पास में मूलधन है 10,000 रुपये और समय हमें ज्ञात करना ही है, और दर दी हुई है 4% और बटे 100, और बराबर दूसरी तरफ है दिया गया है समय है वो 6 वर्ष है, मूलधन दिया हुआ है 12,000 रुपये गुणा
ये समय 6 और दर है 5/100। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। तो 2 जीरो हैं, उससे 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ तो कितना आ गया 400 गुणा टी, और इस तरफ देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में आएगा 120 गुणा 6 पंजे 30। अब इस 400 है उसका हम पक्षांतरण कर देंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 120 गुणा 30/400। तो 400 की 2 जीरो तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4 तिये 12। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 वर्ष। और ये 9 वर्ष ऑप्शन कौन से में दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से आपको इसमें समय है वो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 22 का प्रश्न। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 21 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें समूह कोण है वो बराबर होते हैं, एक कोण छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो यहाँ इसमें क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटा कोण ये है, इसको हम अक्ष मान लेते हैं। तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा छोटे कोण के दुगने से, तो ये 2 अक्ष और माइनस 21। तो यानी ये जो दूसरा कोण है बड़ा कोण वो हो जाएगा 2 अक्ष माइनस 21, और इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर। तो अक्ष प्लस 2 अक्ष माइनस 21 बराबर होता है 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये हो गए 3 अक्ष और बराबर है इस 180 में ये 21 है उसका पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो कितना होगा, अक्ष बराबर है 180 में 21 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 201 और बटा 3। ये हम इसमें तीन का भाग इसमें हम दे देंगे तो ये अक्ष की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। 6 18 बच जाएंगे, 2 21 हो जाएंगे, 7 21, यानी अक्ष की वैल्यू हमारे पास में आ गई 67। अब इसमें पूछा क्या गया है सबसे बड़ा कोण, तो बड़ा कोण इसमें क्या था 2 अक्ष से माइनस 21। तो यहाँ हम अक्ष की वैल्यू रख देंगे तो 2 गुणा 67 माइनस 21। तो 67 है उसको 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, असल की 1 6 दूनी 12 और 1 13, 134 है उसमें से हम अब 21 को घटा देंगे तो वो बड़े कोण की वैल्यू आ जाएगी। 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, और यहाँ 13 है उसमें से 2 को घटा देंगे तो 11 आएगा, यानी 113 डिग्री जो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट 23 का प्रश्न। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 144:1 है तो उनकी परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 2 वर्ग हैं, उन वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात है। तो मान लिया ये पहला वर्ग है तो इसकी हम भुजा ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 12, और इस की भुजा हम ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 1। अब ये हो गई इनकी भुजाएं, तो इनके माध्यम से हम इनकी परिधि यानी परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो परिमाप है वो तो हो जाएगा 12 चौके 48 और इसका अनुपात हो जाएगा 4। अब यहाँ इनका अनुपात हम ज्ञात कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो कितना अनुपात आया हमारे पास में 12:1, जो इस बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है उसमें दिया गया एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें पी क्यू है, जैसे ये पी क्यू आर और एस ये आयत है, इसमें पी क्यू 2 सेंटीमीटर की है और पी आर √5 सेंटीमीटर है। ये पी आर है यानी ये इसका क्या हो गया विकिरण, ये √5 है। तो अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसकी चौड़ाई की आवश्यकता होगी। तो अब यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसका ये क्यू आर भुजा है वो ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ ये √5 है उसका वर्ग बराबर है आधार, यहाँ इसको मान लेते हैं तो 2 का वर्ग है और प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ ये लंब बराबर ज्ञात कर लेंगे हम,
जब √5 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो आएगा 5, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। अब इसको कर देंगे पक्षांतरण तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 बचेगा l का वर्ग। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो l बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी ये 1 है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25 का देखिए, यहाँ भी एक आयत दिया हुआ है जिसमें लंबाई चौड़ाई और विकिरण दिए हुए हैं। ये लंबाई है 80 मीटर और ये चौड़ाई है 60 मीटर, और ये विकिरण है, इसकी लंबाई दी हुई है a मीटर। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा a हो। तो यानी यहाँ हम इस a का मान ज्ञात करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए यहाँ 80 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो होगा 8 × 64 और 2 जीरो लगा देंगे, और 60 का वर्ग करेंगे तो होगा 6 × 36, तो ये हो जाएगा 3600। जब हम इसका योग करेंगे तो आ जाएगा आपका 10,000, और जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो होगा 100 मीटर। तो यानी ये a की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 100 मीटर। और जब 100 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो वही 10,000 आएगा। तो ये 10,000 है, वो तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 25 का प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज के 2 कोण हैं 5 अक्ष + 9 डिग्री, और दूसरा कोण दिया गया है 9 अक्ष + 11 डिग्री। यदि ये दोनों समकोण के अलावा अन्य कोण हैं तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, तो बाकी के जो 2 कोण हैं उनका योग भी 90 डिग्री होता है। तो हम इन दोनों का योग कर लेंगे और वो होगा योग किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इन दोनों का योग करके बराबर में 90 रख देते हैं। यहाँ देखिए 9 और 5 है, उसका जब योग करेंगे तो आएगा 14 अक्ष, और 9 और 11 का योग करेंगे तो वो आएगा 20। तो ये इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो ये इसमें से लेस हो जाएगा, और बराबर कितना बचेगा, 70। अब अक्ष बराबर 14 का पक्षांतरण कर देंगे तो 14 का भाग 70 में देंगे तो आ जाएगा 14 पंजे 70, यानी 5 डिग्री। तो यहाँ जो अक्ष है, अक्ष की वैल्यू हो जाएगी 5 डिग्री। नेक्स्ट है 27 का देखिए, यहाँ आपके भिन्न संख्याएं दी हुई हैं। ये 4 भिन्न संख्याएं दी हुई हैं, 3/4, 2/3 और 4/7, और फिर दी गई है 5/3। अब यहाँ इनमें आपको सबसे बड़ी भिन्न है वो बतानी है। तो सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो इसमें हर वाली संख्याएं हैं उनका हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 3 संख्याएं हैं, एक तो 4 है, एक 3 है और एक 7 है, फिर 3 है, तो 3 को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब एलसीएम क्या होता है, इन तीनों का गुणा ही हम एलसीएम होता है। तो यहाँ देखिए 4 × 12 और 12 × 7 = 84। तो यानी इनका हर है वो 84 आपको करना है। तो 84 इसका हर करेंगे तो हो जाएगा 21 × 4 = 84। तो इसको गुणा कर देंगे हम 21/21 से, तो ये हो जाएगा 21 × 63 और 21 × 4 = 84। और इसको हम करेंगे 16 84 कैसे होगा, 84 में 3 का भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6 और बच जाएगा 8, 28 × 84। तो इसको भी आप 28 से गुणा कर दीजिए, 8 × 24 असल की 2, 3 दूनी 6 और 2, हाँ 84 हो गया, 28 दूनी 56/84। अब देखिए यहाँ 7 है, तो अब 7 का भाग 84 में लगा करके देखिए, 7 × 7 और 7 दूनी 14, यानी 12 × 7 = 84 होता है। तो 12/12 से गुणा कर दीजिए, 12 × 4 = 48 और 12 × 7 = 84। अब यहाँ 3 का भाग अभी दिया था 28/28 है, इससे गुणा इसको कर दीजिए, तो बटा में तो आ जाएगा 84, 8 × 5 = 40, असल की 4, 5 दूनी 10 और 4 140। तो यहाँ देखिए हर है वो सबका समान है, तो हर को छोड़िए। अब ऊपर वाली संख्या कौन से में बड़ी है, वही बड़ी संख्या है। इसमें 63, 56, 48 और 140। तो यानी ये जो 5/3 है वो इसकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इस तरह से आपको ये सवाल है वो हल करना था। नेक्स्ट देखिए 28 का सवाल।
28 का सवाल है, उसमें दिया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 1548 है, संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी महसप है वो 12 है, तो लसप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए जब दो संख्याएं होती हैं, जैसे मान लिया ए और बी है, ए और बी दो संख्याएं हैं, तो इनका जो गुणनफल होता है वो एलसीएम इन दोनों संख्याओं का जो लसप है और जो महसप होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ इन दोनों का गुणनफल 1548 दिया हुआ है और यहाँ महसप दिया हुआ है 12। तो अब हमें लसप ज्ञात करना है। तो लसप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 12 का पक्षांतरण कर देंगे और 12 का भाग इसमें लगा देंगे, तो हमारे पास में लसप आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 12 एकम 12 और 3 बच जाएंगे 34, 12 दूनी 24, 10 बच जाएंगे और ये 108 हो जाएंगे, 12 9 में 108। तो यहाँ इसका लसप है वो कितना हो जाएगा 129, जो इस बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट 29 का प्रश्न। यहाँ देखिए इसमें ये प्रश्न है वो इमेज के रूप में आपको दिया गया था और इसमें ए का मान आपको ज्ञात करना है। यदि 144 से माइनस ए का वर्ग बराबर दिया हुआ है 3 का वर्ग, तो यहाँ ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये 144 माइनस ए का वर्ग बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9। अब हम इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 144 माइनस 9 बराबर ए का वर्ग। तो यहाँ देखिए 144 में से जब 9 को घटाएंगे तो बचेंगे कितने 135 और ये होगा ए के वर्ग के बराबर। तो यहाँ ए की वैल्यू बतानी है तो ये लग जाएगा 135 के वर्गमूल। तो 135 का वर्गमूल इस दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 2 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इस पेपर का अंतिम सवाल 30 का सवाल। 67 और 101 के बीच कितनी सम्मिश्र संख्याएं हैं वो आपको बतानी है। तो सम्मिश्र संख्या का मतलब होता है कि जिनमें एक से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो। तो अब 67 से लेकर के 101 है उसके बीच की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो ज्ञात कर लीजिए आप और उनको बाद में इनमें से घटा दीजिए। 101 67 और 101 है इनके बीच की ज्ञात करनी है, तो उसमें 67 है उसको भी शामिल नहीं करना है और जो 101 है उसको भी शामिल नहीं करना है। तो यहाँ देखिए 67 के बाद में संख्या आती है 71, उसके बाद में 73, फिर 79 के बाद में 83 और फिर 87 और फिर इसके बाद में आती है आपके अभाज्य संख्या कौन सी आती है, और ये 87 नहीं होती है, 89, फिर 91, 13 7 91 किसी संख्या में आती है नहीं आती है। और यानी आप इनमें से देख लीजिए आप, एक होती है 97, 91 शायद किसी संख्या में आती है, 93 होती है। तो यानी ये 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 संख्याएं हैं वो तो होती हैं अभाज्य संख्याएं। और अब जो 67 और 101 के बीच में है वो संख्याएं होती हैं, देखिए 68, 69 और 70। 3 तो यह हो गई, 30 यानी 33 हो गई। 33 में से 6 को आप घटा दीजिए तो 27 संख्याएं हैं वो सम्मिश्र संख्याएं होंगी। तो इसमें जो ए का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो साथियों ये था आपका ये दूसरा पेपर और इसके सभी आंसर आपको मिल चुके होंगे। तो अब आप अपना स्कोर है वो 30 में से कितना आया वो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य वीडियो में। तब तक SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।